इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि सीडीपी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऑलरेडी टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। जिसमें से पहला सवाल है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। प्रभावशाली माध्यम बताना है आपको। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना बिल्कुल नहीं, यंत्रवत मशीन की तरह याद करना हो ही नहीं सकता। दूसरा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना हो सकता है। अगला ऑप्शन है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना बिल्कुल नहीं। अनुकरण, नकल और दोहराना ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। दंड तो देना ही नहीं है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, हो सकता है। अगला ऑप्शन है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। अलग करना ही नहीं है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। हाँ, इससे हो सकता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तब तो आसानी होगा ना सीखने में। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा तब तो बच्चे और आसानी से सीखेंगे। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे नहीं सीख पाएगा बच्चा, इजीली सीखेगा। उसके बाद अगला है, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए। इससे भी आसानी होगा सीखने में। एक ही चीज़ में कठिनाई होगा, वो है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, हो ही नहीं सकता। निम्न उत्तेजना उच्च भय, हो ही नहीं सकता। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, हो सकता है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, नहीं। संतुलित उत्तेजना सीखने के लिए, अधिगम के लिए नॉर्मल उत्तेजना जरूरी है, नहीं तो फिर सीख भी नहीं पाएंगे ना। थोड़ा सा नीड होना चाहिए उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा जज्बा जुनून होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हो सकता है। अगला ऑप्शन है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल नहीं। पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहेंगे तो कहाँ कुछ सीख पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, हाँ हो सकता है। योग्यता अटल है, बिल्कुल नहीं। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। असफलता अनियंत्रित है, बिल्कुल नहीं। नियंत्रित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण शास्त्र, बिल्कुल नहीं। बारंबार परीक्षाएं, बिल्कुल नहीं। अन्वेषण और संवाद, खोज और संवाद, अन्वेषण और संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ इससे बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये बताना है आपको। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या स्वनियमन या आत्मकेंद्रिता या मनोवैज्ञानिक विकार। न ये मनोवैज्ञानिक विकार है, न आत्मकेंद्रिता है, न संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ये क्या है? स्वनियमित, सेल्फ रेगुलेशन। और अगर यहाँ पे लेव वाइगोस्की की जगह जीन पियाजे पूछ दिया होता तो राइट आंसर क्या हो जाता? आत्मकेंद्रिता हो जाता, ईगोसेंट्रिज्म हो जाता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्वनियमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित तो करना ही नहीं है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, हाँ ये हो सकता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं। मूल्यांकन पद्धति का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तब तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे कि बच्चे को कमी कहाँ पे है और उसको कहाँ पे किस हेल्प की ज़रूरत है, ये समझना। इसके लिए मूल्यांकन पद्धति ज़रूरी है। ठीक है।
ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल वाले को काट देंगे, केवल पर्यावरण पर काट देंगे इसको भी, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण है, तो कहाँ से आएंगे भाई? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का इक्वल रोल होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण के। कैसा वातावरण बनाना चाहिए ये पूछा गया है आपसे। आपको यही बताना है कि वातावरण कैसा होना चाहिए। सहयोगिक और देखो, प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। हाँ, स्केप फोल्डिंग, इसके बारे में कौन बात करता है? आपको पहले ही पता होगा, हमने कई बार बता चुका है। किसके बारे में? लेव वाइगोस्की जो बात करते हैं किसके बारे में? स्केप फोल्डिंग के बारे में, जो क्या होता है? टेम्पररी हेल्प होता है, पाढ़, मचान या ढांचा जिसे बोलते हैं, जिससे बच्चा उस काम को कर सकता है जिसको वो दूसरे की सहायता से करने में एबल है, समर्थ है, लेकिन खुद से नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, उसको कोई परेशानी हो रहा है, तो उस समय पर उसको पाठ उपलब्ध कराना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसके बारे में ले वाइगोस्की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी 3 कथन सही हैं, एक कथन सही नहीं है, उसको आपको बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे नहीं है पूछा है तो ये आंसर होगा नहीं। अगला ऑप्शन है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं अगला ऑप्शन, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ऐसा नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। हाँ, हो सकता है, कभी भी विद्यालय और टीचर को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन बच्चे को कभी भी दोषी नहीं ठहराना है, बच्चे को कमज़ोर नहीं मानना है। अगला ऑप्शन है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित कक्षा में ऐसा होगा नहीं। प्रगतिशील कक्षा हो सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा बिल्कुल नहीं। व्यवहारवादी बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रगतिशील कक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको बताना है, बाकी 3 गलत होंगे। किसके बारे में? विकास के विषय में। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। बिल्कुल सही बात है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना बिल्कुल नहीं। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद अगला है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास नहीं। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास नहीं। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल नहीं। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका है? बिल्कुल नहीं। प्राथमिक कारक है? नहीं। विद्यालय क्या है? द्वितीयक कारक है। तो प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी होता है फैमिली, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक होता है आपका स्कूल। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी फैक्टर, द्वितीयक कारक है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? ये कौन बोलते हैं? जीन पियाजे। बच्चे सोचते हैं जितना हम सोचते हैं उतना वो लोग भी सोचते हैं, बस जो क्वालिटी है वयस्कों की सोचने की और बच्चों की सोचने की ये डिफरेंट होता है। मात्रा सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है। ये बात याद रखेंगे। ऐसा किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ ये सीरीज़ का 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इधर आई बटन पे मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके भी सभी प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।